आज हम लोग क्रॉप से रिलेटेड देखेंगे क्या आखिर जो अनाज है, जो क्रॉप्स है, उसको उपजाया कैसे जाता है, उसका कल्टीवेशन कैसे होता है। तो कल्टीवेशन से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो आइए यहां नजदीक देखें। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या होता है कि कल्टीवेशन होता है लैंड का, जमीन का सबसे पहले खुदाई होती है और उसे ढीला किया जाता है मिट्टी को। मिट्टी जब ढीला हो जाता है, जो उसमें बड़े बड़े मिट्टी का जो ढेला होता है, उसको ठीक से तोड़ करके फिर से उसमें चौरस किया जाता है। जमीन को चौरस करने के बाद फिर उसमें बुआई होती है, सोइंग होता है। उसके बाद जाकर के जब प्लांट उसमें से निकल जाता है, प्लांट जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद फिर उसमें खाद की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्यूर। ऐड करते हैं हम लोग, मैन्यूर देते हैं इसके, या उसमें फर्टिलाइजर भी देते हैं। जब प्लांट वह 2-4-10 दिन का हो जाता है, खाद देने के बाद फिर उसमें पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन। और धीरे धीरे हमारा प्लांट बड़ा होते जाता है। इसके साथ उसमें खतरा भी बढ़ने लगता है उस प्लांट में। किसका खतरा? तो वीड्स भी निकलने लगते हैं, जर्म्स, कीटाणु, इंसेक्ट्स, बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स जो है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए वो भी तैयार रहता है। फिर है जब हमारा फूड निकल आता है, जब हमारा क्रॉप्स निकल आता है प्लांट्स में, तब उसका हम लोग क्या करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं और बाद में काटने के बाद उसे फिर से हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के तहत हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ए फार्मर सच एज, क्या क्या सब फार्मर के द्वारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अपनाया जाता है। तो क्या है? सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, छठा हार्वेस्टिंग और सातवां स्टोरेज। इसके बाद है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फार्मर्स यूज सम एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। यहां ध्यान दीजिएगा, फार्मर जो है खेत को जो कोड़ता है वो हाथ से तो नहीं कोड़ता होगा, उसके लिए उसे किसी इंप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी। अगर बुआई करता होगा उसको तो हाथ से तो नहीं बोता होगा, बोया जाता है हाथ से, मगर आजकल मशीन आ गया है, मशीन के द्वारा बुआई होती है। तो क्या क्या सब इंप्लीमेंट्स हैं? सच एज फॉर द टिलिंग और प्लगिंग, टिलिंग और प्लगिंग के लिए ऑफ द सॉइल क्या करता है? इज डन बाय प्लग, वो प्लग के द्वारा खेत को टिलिंग और प्लगिंग करता है। इसके बाद दूसरा इंप्लीमेंट्स यूज होता है हो और कल्टीवेटर। ये हमारा जो फार्मर है ये किसके लिए यूज करता है? फॉर द प्लगिंग एंड टिलिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन कैसे होता है, जो हमारा पहला पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला है लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज किया जाता है बाय द प्लग, इज कॉल्ड प्लगिंग या टिलिंग। फिर है फॉर ब्रेकिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को ब्रेक किया जाता है बाय क्रम्स या बाय प्लांट, ब्रेकिंग ऑफ सॉइल या क्रम्स बाय प्लांट। फिर देखिए लेवलिंग ऑफ सॉइल बाय लेवलर। आफ्टर दैट इसमें क्या जरूरत पड़ता है? वाटरिंग, फिर उसमें वाटर का जरूरत पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सोइंग। सोइंग कैसे होता है? सोइंग या पुटिंग द सीड इन द सॉइल। क्या है? फॉर सोइंग चूज द सीड शुड बी क्लीन, सीड हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, इस सीड में किसी प्रकार का डिजीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो क्रॉप्स होगा वो डिजीज युक्त होगा। फ्री फ्रॉम डिजीज इट मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ सीड, हमें हमेशा
फार्मिंग में यूज करना चाहिए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड किसके लिए एंड प्रिपरेशन ऑफ द किसके लिए प्रिपरेशन करते हैं हम लोग क्रॉप्स। इसके बाद क्या है क्वालिटी ऑफ सीड्स टूल्स यूज्ड फॉर द सोइंग जो टूल्स यूज होता है सोइंग में द सीड के लिए सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल्स। पहले यूज होता था कैसा ट्रेडिशनल टूल्स यूज होता था बाद में क्या शुरू होने लगा एडवांस सीड ड्रिल। सोइंग के लिए ट्रेडिशनल टूल्स था वो यूज होता था बाद में एडवांस सीड ड्रिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल टूल्स क्या है और एडवांस सीड ड्रिल क्या है। तो हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में और एडवांस सीड ड्रिल्स के बारे में देख रहे हैं। ट्रेडिशनल टूल्स जो पहले था उसमें बुल्स का प्रयोग होता था फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड खेती के लिए और बाद में जो एडवांस सीड ड्रिल्स आया उसमें ट्रैक्टर का यूज होने लगा खेती करने के लिए। तो हम लोग समझ गए कैसे खेती किया जाता है। जब खेत तैयार हो जाता है तो उसमें कंपोस्ट का जरूरत पड़ता है मीन्स खाद का जरूरत पड़ता है। तो आखिर देखते हैं खाद क्या है। तो तो कंपोस्ट के बारे में हम देख रहे हैं। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे गेट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को जरूरत पड़ता है न्यूट्रिएंट्स किसके लिए अपने उसके प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। और वह न्यूट्रिएंट्स कहां से प्राप्त करता है दे गेट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में प्राप्त करता है कहां से फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से प्राप्त करता है। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम सॉइल जब हम लोग क्रॉप्स को उपजाते हैं सेम फील्ड में सेम सॉइल में अगेन एंड अगेन बार बार एक ही फील्ड से हम लोग क्रॉप्स को ले रहे हैं इट गेट्स डिप्लीटेड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है उस जमीन से उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है जो उसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे डिप्लीटेड होते जाता है घटते जाता है कम होते जाता है। जब कम होगा तो प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होगा प्लांट्स में ग्रोथ रुक जाएगा। तो क्या करते हैं तो वी नीड रिप्लेनिश द सॉइल बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल फॉर इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप रोटेशन। क्या कहा जैसे ही हमारा बार बार एक ही फील्ड से हम लोग क्रॉप्स का पैदावार लेते हैं तो धीरे धीरे वहां का उस फील्ड्स का न्यूट्रिएंट्स घट जाता है और जब न्यूट्रिएंट्स घट जाएगा तो फिर दोबारा उसमें से हमको फसल नहीं मिलेगा पूर्ण रूप फसल नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग वी नीड टू रिप्लेनिश द सॉइल बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स। हम लोग उस सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्यों फिर से हमको अच्छा से अच्छा फसल लेना है क्रॉप्स पैदावार करना है। बैक टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी जैसे हम लोग उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं तो उसका जो सॉइल का क्या होता है तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है तो हम लोग मैन्यूर का यूज करते हैं सबसे पहले साथ साथ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और क्रॉप रोटेशन का मतलब है आज अगर हम धान लिए तो उसके बाद गेहूं लेते हैं अगर हम दाल लिए उसके बाद दूसरे अनाज का हम लोग फसल लेते हैं जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। बार बार एक ही फसल हम लोग खेत में नहीं लेते हैं बार बार फसल बदलने से क्या होता है तो जो क्रॉप का फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता है और प्रत्येक फसल का अपना अपना उपयोगिता है। अगर हम दलहन की फसल लेते हैं पल्सेस लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे जमीन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल में। इसका अर्थ है जैसे ही सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ गया तो हमारा सॉइल जो है फिर से क्या हो गया पावरफुल हो गया और उसमें हम दूसरा फसल आसानी से ले सकते हैं। अब है क्या हम सबसे पहले देखते हैं मैन्यूर के बारे में। आखिर ये मैन्यूर कैसे काम करता है फील्ड में कैसे वह जमीन की उर्वरा शक्ति वह बढ़ाता है। तो आखिर मैन्यूर है क्या मैन्यूर इज ए ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा।
एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स जो भी गोबर का होता है, एनिमल से जो वेस्टेज थिंग्स निकलते हैं उसके उसी से बनता है मैन्यूर। साथ साथ प्लांट वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं, उसके पत्ते खेत से निकलते हैं, वेजिटेबल वेस्टेज जिस जब सड़ता गलता है तो उस वो भी मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एनिमल प्लांट वेस्टेज थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस प्लांट वेस्टेज को और एनिमल एक्सक्रीटा को कन्वर्ट कर देता है मैन्यूर के फॉर्म में। इट इज सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो बहुत कम मात्रा में सप्लाई किया जाता है इसमें सॉइल में टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूर। जो कम मात्रा में सॉइल को प्रोवाइड किया जाता है और वह ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, बेनिफिशियल रहता है फॉर द सॉइल, दैट इज कॉल्ड मैन्यूर। अब ये मैन्यूर का दूसरा क्या काम है, आखिर मैन्यूर डालने से क्या क्या सब सॉइल में होता है। तो मैन्यूर जैसे ही हम लोग खेत में डालते हैं, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। साथ साथ इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है। साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, क्योंकि प्लांट को चाहिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अगर जमीन में पानी और मिनरल्स नहीं रहेगा तो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकता। वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर कंबाइंड विथ ईच अदर, देन इट विल फॉर्म, क्या तैयार करता है, वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग पीछे वॉल्यूम में देख चुके हैं। तो वाटर जो है या जो है जमीन पकड़े रहता है जब उसमें खाद डालते हैं। मेक द सॉइल पोरस विच इन बेटर एक्सचेंज द गैसेस फॉर द रूट्स। कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, जो मिट्टी रहता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। हार्ड मिट्टी होने के कारण जो एनवायरमेंट में जो एयर है वो जो मिट्टी एब्जॉर्ब और उसे खींच सकता है एनवायरमेंट से, क्योंकि वो मिट्टी हार्ड है। अगर हम खाद डाल देते हैं, उसमें मैन्यूर डाल देते हैं, तो मिट्टी हमारा ढीला रहता है और वो एनवायरमेंट से एयर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द सॉइल। मैन्यूर के एडिंग करने से सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का क्या होता है, जन्म लेता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल के अंदर जब हम लोग पी प्लांट लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया है जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल है इन द सॉइल। और हम लोग बहुत सारे मैन्यूर का सिग्निफिकेंस को देखेंगे। नेक्स्ट चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म। मैन्यूर जो है यह सोर्स ऑफ फूड है किसके लिए, सॉइल ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया, फंगस। उसके बाद है दीज सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ये बैक्टीरिया और फंगी जो है ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का भी काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट कंप्राइजेस मीन्स कौन चीज, मैन्यूर। इट कंप्राइजेस बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल दैट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये जो मैन्यूर जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ जो हम लोग फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं इसको भी ज्यादा से यूज होने से रोकता है, क्योंकि हमारे लिए फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करना हमारे सॉइल के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि फायदेमंद है मैन्यूर। नेक्स्ट है इट प्ले वाइटल रोल ऑफ रिसाइकलिंग। मैन्यूर जो है ये रिसाइकलिंग के लिए मदद करता है। फार्म वेस्ट that is called nutrient recycling. It play a vital role of recycling farm waste. Farm waste को रिसाइकिल कर देता है जो कि कहलाता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन्यूर बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ मैन्यूर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। On the basis of kind of biological material,
used manure can be classified as फार्म यार्ड मैन्यूर। सबसे पहला क्या है? फार्म यार्ड मैन्यूर, FYM। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल एक्सक्रीटा, जैसे हमने पहले आपको बताया था, काउ डंग, बुफैलो डंग, ETC। कैटल एक्सक्रीटा, फार्म लिटर एंड ओवर रगेज powder is called farmyard manure. It is made up of dark amorphous substance called humus. Next point, it is easily assimilated by the plants from the soil. ये 3 पॉइंट आप समझ गए होंगे फार्मयार्ड के बारे में। क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैटल एक्सक्रीटा, कैटल एक्सक्रीटा से तैयार होता है, फार्म लीटर से तैयार होता है, और रगेज से तैयार होता है, रफेज से, जैसे या फॉडर जिसे हम लोग कहते हैं जो जानवर लोग खाता है, इज कॉल्ड फार्मयार्ड मैन्यूर। साथ साथ इट इज मेड अप ऑफ द डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। साथ साथ इजीली एसिमिलेटेड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ये प्लांट्स के द्वारा बहुत अच्छी तरह से इसे एसिमिलेट कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है कंपोस्ट। द फार्म वेस्ट मटेरियल, the farm waste material like livestock excreta, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, उसके बाद जाकर के है डोमेस्टिक वेस्ट, के बाद है स्कैवेज वेस्ट, straw, eradicated weeds is decomposed in pits is called composting, and manure formed by composting is called compost. फिर से हम लोग देखेंगे कंपोस्ट के बारे में, खाद के बारे में। द फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज और डोमेस्टिक वेस्ट, स्कैवेज वेस्ट, straw and eradicated weeds is decomposed in pits is called composting, and manure formed by composting is called compost. अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले ये कंपोस्ट बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ द कंपोस्ट, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाउ यू विल, तो हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, देखिए। द मिक्सचर ऑफ organic matter collected from different sources. Organic matter are collected from different sources. It is allowed to decomposed in pits, गड्ढा में। A thin layer of soil may be placed over the top of the pits to prevent breeding of insects. After 4 to 6 months the compost is prepared as manure. इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मैटर हम लोग कलेक्टेड करते हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह से, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, और उसे किसी गड्ढे में रखते जाते हैं। और 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर हो जाता है तो उसमें इंसेक्ट निकलने लगता है, उसमें इंसेक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। वो इंसेक्ट हमारे लिए खतरनाक ना हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, एक मिट्टी का लेयर चढ़ा देते हैं, उस पर मिट्टी रख देते हैं, और धीरे धीरे फिर उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट को डालने लगते हैं। फिर देखते हैं इंसेक्ट निकलने लगा तो फिर उसके ऊपर मिट्टी रख देते हैं। आफ्टर 4 to 6 मंथ वो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, कंपोस्ट के फॉर्म में। तो इस तरह आप कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, और उस मैन्योर को आप निकाल करके उस पिट से अपने फील्ड में दीजिए, अपने पॉट्स में दीजिए, जहां इच्छा हो, जहां प्लांट लगाना चाहते हैं वहां दीजिए, तो बहुत अच्छा ग्रो होगा उस प्लांट का। अब आइए नेक्स्ट हमारा है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स। ये वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट है जो कि प्रिपेयर्ड जो किया जाता है, जिसमें यूज किया जाता है अर्थवर्म को। क्वेश्चन पूछेगा इन विच मैन्यूर वी यूज्ड
अर्थवर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं अर्थ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में तो नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, दैट इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थवर्म्स टू हास्टेन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। इसमें वर्मी कंपोस्ट में भी हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट का डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं और एनिमल रिफ्यूज यूज होता है, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। मीन्स एक ऐसा है जिसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्टेज को लेकर के हम लोग अर्थवर्म यूज करते हैं, तब ये हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट देखिए कैसे होगा। द अर्थवर्म्स ऑफ द स्पेसीज, कौन सा स्पेसीज का अर्थवर्म लेते हैं, देखिए यहाँ डाइकोगैस्टर बलानी, डाइकोगैस्टर बलानी दैट इज द स्पेसीज ऑफ क्या अर्थवर्म। दूसरा क्या है ड्राविडा विल्सिस, ड्राविडा विल्सी, ड्राविडा विल्सी। और दूसरा क्या है डाइकोगैस्टर बलानी, डाइकोगैस्टर बलानी, ड्राविडा विल्सी आर कॉमनली यूज्ड इन वर्मी कंपोस्ट। अर्थवर्म्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक वेस्टेज। ये जो अर्थवर्म है ये खाता है क्या है ऑर्गेनिक वेस्टेज को खाता है एंड यूटिलाइज only 5% its content, the discharge the rest along with the soil in the form of their casting. These casting are rich in nutrients and used as manure. ये अर्थवर्म क्या करता है, ये जो हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो हम लोग उसमें एनिमल वेस्टेज और प्लांट वेस्टेज लेते हैं, वह उसे यूटिलाइज करता है और डिस्चार्ज करता है। क्या डिस्चार्ज करता है अपने वेस्ट को, और वह वेस्ट जो है पूरी तरह से न्यूट्रिएंट युक्त रहता है और वह न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाता है मैन्यूर में। अब फोर्थ वन हमारा है ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड टू इनरिच द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ग्रीन मैन्यूर वहां पर प्रिपेयर किया जाता है जिस सॉइल में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा रहता है, उसी जगह हम लोग ग्रीन मैन्यूर तैयार करते हैं, उसी ग्रीन मैन्यूर वहां पर रहता है। अब देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्यूर। तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर हम लोग कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले इट प्रियर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स, एक ऐसा टाइम जब हम लोग क्रॉप सीड्स का सोइंग करते हैं। सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, जब सोइंग के टाइम में जैसे ही प्लांट इंक्रीज होने लगता है, प्लांट का ग्रोथ होने लगता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सनहेम्प, गुआर are grown. These grown plants are then mulched by plugging them into the soil. These green plants turn into green manure. It helps in enriching the soil fertility. तो क्या कह रहा है, जैसे ही हम लोग खेत में किसी को भी फसल क्या करते हैं उपजाना चाहते हैं, जैसे कि धान का फसल लिए, गेहूं का फसल लिए, फसल को उपजाने के टाइम में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उस फील्ड में उस खेत में निकलने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ करके उस खेत में ही फेंक देते हैं। These grown plants are then mulched by plugging, उसे या तो कोड़ देते हैं, कोड़ के निकाल देते हैं, them into the soil, फिर उसे सॉइल में ही, जमीन में ही छोड़ देते हैं। These green plants, जो प्लांट्स को हम उखाड़े और जब सॉइल में छोड़ दिए वो ग्रीन प्लांट्स होते थे, turn into the green manure, और वह कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन मैन्यूर में। It helps in enriching the soil, और वो ग्रीन मैन्यूर जो है फिर से वो खाद के रूप में हमारे सॉइल को मिल गया। फिर क्या है, जिसके कारण हमारा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। अधिकांश यूजुअली लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं लाइक सनहेम्प, स्वीट क्लोवर, काउपी, बरसीम, क्लस बीन etc. are used in
ग्रीन मैन्योर। क्या सब यूज होता है ग्रीन मैन्योर में? कौन कौन सा अनवांटेड प्लांट्स यूज किया जाता है? काउपी, बरसीम, क्लसबीन etc are used in green manure। साथ साथ सनहैम, स्वीट क्लोवर ये भी यूज होता है। Some non-leguminous crops are also used for preparation of green manure। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रीन मैन्योर के बारे में देख लिए होंगे और पूरे मैन्योर के बारे में समझ गए होंगे। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ये सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आपको फिर से हम पढ़ाएंगे वो है फर्टिलाइजर्स। थैंक यू।